नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया जी। उनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात पर वे क्या जानते हैं, कि क्या राय रखते हैं और क्या सोच रखते हैं और आखिर सरकार के काम को वो कैसे आंक रहे हैं। पुनिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज़ बहुत पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पुनिया जी बताइए कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है देश में, लॉकडाउन को लेकर, मजदूरों की स्थिति को लेकर, सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्हें कैसे आप आंक रहे हैं? देखिए, चिंता की बात है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से अस्त है और काफ़ी संख्या में लोग उससे प्रभावित हैं। मौत भी हुई है और अर्थव्यवस्था तो सब जगह हो रही है। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 30 जनवरी को पहला केस हुआ था और राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को सरकार को आगाह किया था कि कोरोना वायरस को गंभीरता से ले रहे हैं, इसके बहुत लंबे परिणाम होंगे और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी 18 फरवरी को लिट्टी चोखा की तारीफ करते हुए अपना फोटो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर और लगता है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है या सूचना नहीं है। आगे चल के वो मार्च के महीने में 24 तारीख को रात को डिक्लेयर करते हैं। उससे पहले 3 दिन पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं कि एक रात भर दिन भर कोई बाहर नहीं निकलेगा। और उनको जरा भी अंदाज नहीं हुआ जब टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर किया उन्होंने 24-25 की रात को कि जो मजदूर हैं उनको रोज़गार नहीं होगा, उनको सब बंद हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे। अच्छा होता कि उसी समय 3-4 दिन का समय दे देते और ये सब चले जाते। जो आज स्थिति है शायद उससे बच सकते थे। हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात का अंदाज ही नहीं था कि इसका क्या रिपरकशन है। तैयारियां पूरी उनको मालूम ही नहीं था कि ये कितने आगे बढ़ेगा और कितना चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया तब कि अब 18 दिन तक महाभारत चली थी और हमने जीती थी 18 दिन में, हम 21 दिन में कोरोना वायरस को जीत हासिल करेंगे। वो जानते थे कि 21 दिन के बाद हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, कोई कोरोना नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए उनका ध्यान नहीं गया वर्कर्स के, माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर भी। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई दूरदर्शिता नहीं है, कोई अंदाज नहीं है, कोई एक्सपर्ट फीडबैक नहीं है और अपने मन से जैसे चाहे कर दें। और ये भी कौन एक तरीका है कि इसके बचाव के लिए थाली बजाना, ताली बजाना, मोमबत्ती जलाना, ये टोटकेबाजी से प्रशासन नहीं चलता। ये समस्या मेजर है, उस मेजर समस्या के लिए मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं किया, उनकी सोच ही नहीं रही। ये कदम नहीं उठाए, इसकी वजह से कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि आज हम फेस कर रहे हैं? और राहुल गांधी ने भी कई सुझाव दिए थे, उन्होंने जितने भी अर्थशास्त्रियों से बात की थी, स्कॉलर से बात की थी, उसमें कई सारे सुझाव मिले थे। उनमें से कई सुझाव अप्लाई किए जा सकते थे जिससे जो स्थिति है आज की वो बदलती। देखिए, सबसे पहली समस्या तो माइग्रेंट वर्कर्स की है। माइग्रेंट वर्कर्स बेचारे, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। लोगों ने कह दिया कि भाई अब रोज़गार नहीं है लॉकडाउन की वजह से, अब लोग जाओ। कहाँ जाएं ये इसका कोई कैसे जाएं इसका कोई हिसाब नहीं। और जब किराएदार थे, जहाँ पर किराए पर रह रहे थे, उन्होंने कह दिया आप जाइए, आप मकान खाली करिए। तो घर बार से गए, रोज़गार से गए और अब खुले आसमान में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो खाना दे रहे हैं, शेल्टर होम बनाए हैं, तो फिर मजदूर क्यों जा रहे हैं? तो मजदूरों ये सरकार से पूछना चाहिए। जब सब कुछ मिल रहा है, उनको खाना भी मिल रहा है, अच्छी तरह रह भी रहे हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं? क्यों घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाह रहे हैं और सरकार की जिम्मेवारी थी बस से भेजें, रेल से भेजें, लेकिन उन्होंने तो अपना व्यवसाय देखा। जो किराया वसूल कर रहे हैं, कहने को कहते हैं कि 85% सब्सिडी रेलवे दे रही है, लेकिन
जो लॉकडाउन से पहले किराया था एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन, उसका देख लीजिए। पहले जो किराया था उससे ज़्यादा पर किराया वसूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो उस सब्सिडी का क्या करेगा कि मजदूर के पास पैसा नहीं है। तो बाध्य होकर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि रेलवे के जितने भी वो होंगे किराया होगा वो कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये सोच और ये दूरदर्शिता और ये उदारता, गरीबों के प्रति संवेदना, ये इस सरकार में बैठे लोगों के पास नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि आप हर मसले पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ दिखावट है। आपने कहा कि मजदूरों का किराया आप चुका देंगे, आप गाड़ियां चलवा देंगे उत्तर प्रदेश तक, लेकिन कुछ भी नहीं करने दिया। गाड़ियां उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे लगा रखी थी, 1000 गाड़ियां थी और 3 दिन तक खड़ी रही। आपने पहले कहा कि हम परमिशन पहले रोके रखा, फिर परमिशन दी, फिर कहा कि इनके डिटेल दीजिए, ड्राइवर्स और उनके नाम दीजिए, फिर कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, फिर कहा कि जो गाजियाबाद बॉर्डर पे उनको लखनऊ हमको रिपोर्ट करिए, और फिर उनको बताया गया कि वो वहाँ गाड़ियाँ हैं और मज़दूरों को वहीं से आना है। तो लखनऊ आके उसका क्या तात्पर्य है। फिर इस तरह से उनको स्टेटमेंट आया कि ये पूरी 1000 गाड़ियाँ नहीं हैं, इसमें कुछ टेम्पो के और कुछ एम्बुलेंस के वो नंबर है। तो ठीक है, ये किससे ऑफ़र किया 1000 गाड़ियाँ। अगर 1000 गाड़ियाँ नहीं हैं, 900 गाड़ी हैं, 800 गाड़ी हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए, लोगों को भेजिए। या फिर आपकी अपनी व्यवस्था हो, आपकी अपनी व्यवस्था तो है नहीं। आप बताते हैं कि 15,000 यूपी रोडवेज की गाड़ियाँ हैं, वो एक भी गाड़ी आगे नहीं लग रही, आज भी नहीं लग रही। जब कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें क्रेडिट लेने की नहीं है, आप खुद क्रेडिट इसका ले लीजिए। उन गाड़ियां जब चलाएं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए, उनका बैनर लगा लीजिए, लेकिन इनको भगवान के वास्ते इनको चलने दीजिए, इनको भेजिए। तो क्या डर था यूपी सरकार को? यूपी सरकार को डर है कि पूरा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लिए जा रही है। लोगों के बीच में थू थू हो रही है कि सरकार में बैठे लोग, केंद्र में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और मजदूरों की यह हालत है। मजदूर पैदल जाने को मजबूर, और फिर उनको एक्सीडेंट से कितने लोगों की मौत हुई। औरैया देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, बाराबंकी देख लीजिए, हर जगह। और बाकी पूरे देश की बात करें तो जगह जगह पर, महाराष्ट्र में गुना, मध्य प्रदेश में जगह जगह पर इस तरह की दुर्घटनाएं हुई जिसमें बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी मौत हुई। इस सब से गर्वित होकर कि ये मारे ना जाए, इनकी समस्या बड़ी है, तो ये 1000 बसें देने का वायदा किया था और फिर कहा कि भाई आप नहीं लेना चाहे तो हम इनको वापस भेज देते हैं। लेकिन बड़े दुखी मन से उन्होंने उनको वापस भेजा है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ऐसे भी राज्यों से पलायन हो रहा है, उन राज्यों में भी मजदूर जा रहे हैं जहां आपकी सरकार है, तो फिर ये सुविधा वहां के राज्यों के द्वारा क्यों नहीं दी जाती? नहीं, किस राज्य की बात कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान में के लोग बाहर जाते हैं, राजस्थान में बहुत कम लोग आते हैं, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में बाहर जाते हैं, बहुत कम लोग वहाँ काम करने आते हैं, और तो इसी तरह से पूरी स्थिति है। और जहाँ जहाँ भी बाहर जाने वाले लोग हैं, तो राजस्थान ने हर रेलगाड़ी का किराया राजस्थान सरकार ने पे किया। छत्तीसगढ़ में 46 गाड़ियों की उन्होंने सहमति दी है, 23 गाड़ियों के उन्होंने पैसे जमा किए हैं, लेकिन गाड़ियाँ उपलब्ध कराई है 14। तो सरकार की व्यवस्था और उनकी नीयत, उसी में खोट है। तो इसी वजह से ये पूरी समस्या हो रही है। और बहुत सी बातें जो उनको करनी चाहिए थी, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में उनको अपने घर भेजने के साथ, जो अर्थव्यवस्था को जो धीरे धीरे खोलने की बात है, धीरे धीरे खोल तो रहे हैं, हाँ। लेकिन उसकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बीच में, वो फॉल्टी है। हाँ। क्योंकि रघुराम राजन जी के साथ में इंटरेक्शन राहुल जी ने किया, फिर प्रोफेसर अभिषेक बनर्जी ने इंटरेक्शन किया,
और दोनों इस विषय के जानकार हैं। उन्होंने दोनों ने कहा कि डायरेक्ट पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, गरीबों के अकाउंट में होना चाहिए, और एक अंदाज बताया कि लगभग आबादी का 50% लोगों को जेब में पैसा जाना चाहिए। लेकिन उस तरफ कोई चर्चा नहीं। इतना लंबा चौड़ा पैकेज के 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और 10% GDP का वो होगा। और जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम जी, उन्होंने भी बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको सही दिशा में कदम है और बाकी सब वेस्ट है। अब ज़रूरत इस बात की है कि मज़दूरों को समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है, तात्कालिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्री, 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करेंगे, पीपी मोड में देंगे, इस तरह की बातें कह रहे हैं कि लॉकडाउन, न्यूक्लियर एनर्जी में भी प्राइवेटाइजेशन, डिफेंस में 54% से 49% से बढ़ा के 74%। तो टोटल ऐसे सेंसिटिव एरियाज में भी उन्होंने इस लॉकडाउन के बहाने इकोनॉमी को खोल दिया, उसको उन एरिया को खोल दिया, लग रहा है सब कुछ सेल पर जा रहा है। तो ये इनका मंशा ये लगता है कि उन एरिया में, जो सेंसिटिव एरियाज में, अपने खास लोगों को नज़र है कि उनको वहाँ पर दिया जाएगा, काम दिया जाएगा और उनको लाभ पहुँचाया जाएगा। और माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत चिंता उन्हें नहीं है। पी चिदम्बरम जी ने जो एस्टिमेट बनाया था 20 लाख करोड़ नहीं, पूरा अगर देखा जाए तो 1,86,000 करोड़ रुपया आता है, जो कि GDP का 10% नहीं है, 0.9%, 1% से भी कम। वो वास्तव में लॉकडाउन से के दुष्प्रभाव हुए हैं, उसको मीट करने के लिए उसको माना जा सकता है, उसमें शामिल माना जा सकता है, बाकी नहीं। अच्छा, और आप माइग्रेंट वर्कर्स की कह रहे थे, वो शहरों से जा रहे हैं गांव में, अब शायद ये बीमारी लेकर भी। आप ही के शहर बाराबंकी में भी आपने बताया था कि बहुत सारे कोरोना संक्रमित अब पाए गए हैं जो शहरों से गाँव में आ रहे हैं। तो कैसे संभालेगी गवर्नमेंट फिर उसके बाद, जब शहरों से बीमारी उठकर गाँव में जाएगी जहाँ सुविधाएँ कम हैं? बाराबंकी का आपने जिक्र किया, बाराबंकी में एक भी केस नहीं था और वो ग्रीन जोन में पूरा जिला माना जाता था, वहाँ पर सब खुला हुआ था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते भर में 125 केसेस टोटल हो गए। एक दिन में 95 केसेस एक दिन में वहाँ पर आ गए। और ये गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट कह रही है हम स्क्रीनिंग करके भेज रहे हैं सबको। अब गवर्नमेंट किसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, या ये पॉजिटिव बताने वाले भी उन्हीं की गवर्नमेंट के मशीनरी है, वो बता रहे हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग जा रहे हैं, अगर पहले ही आ गए होते वर्कर्स तो ये स्थिति ना होती। लेकिन इस पर सरकार कह रही है कि केसेस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ बीमारी फैल नहीं रही है, अगर टेस्टिंग ना करें तो ये केसेस भी नहीं आएंगे, यानी कि बीमारी भी रुक जाएगी। तो क्या ये तर्क सही लगता है कि टेस्टिंग की वजह से ही सिर्फ नंबर बढ़ रहे हैं? देखिए, तर्क दोनों तरफ सही नहीं है। पहले स्ट्रेटेजी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे टेस्टिंग किया जाए। अब फिर सरकार ने उसको बदला और बदल के कहा कि नहीं, जिसको सिम्टम्स होंगे इस तरह के, हम सिर्फ उसी की जांच करेंगे। और ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों ने ये माना है कि 80 से 85% जो पॉजिटिव केसेस हैं वो उनके सिम्टम्स नहीं हैं, इसका एसिम्टमिक है, सिम्टोमेटिक है। तो इसका मतलब है कि 85% आपने उनको टेस्टिंग के दायरे से बाहर कर दिया है। तो वो जहाँ जहाँ जाएंगे इन्फेक्शन फैलाएंगे तो ये तो बढ़ेगा। कई एक मॉडल के रूप में हम छत्तीसगढ़ को देखेंगे, जहाँ राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें लोन ना दिया जाए, सरकार साहूकार ना बने, बल्कि मजदूरों की, गरीबों के जेब में पैसे दिए जाए। तो क्या ये जो न्याय योजना है ये काम करेगी इसके लिए? छत्तीसगढ़ में जोर दिया गया मनरेगा पर। 20 लाख मनरेगा वर्कर्स हर रोज़ काम कर रहे हैं। और भारत सरकार, जो कि हम लोगों से बहुत तारीफ करने में विश्वास नहीं रखती, भारत सरकार के जो आंकड़े जारी हुए हैं
उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा काम हुआ मनरेगा में। 24% टोटल हिंदुस्तान भर का जो काम है वो केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो उस हिसाब से रोजगार भी मिला, पैसा भी मिला, डिमांड का रेट भी हो गया, और उसके साथ साथ जो लघु वन उपज जो ट्राइबल एरियाज में होती है उसमें 25 ऐसी उपज थी जिसमें महुआ भी है और बाकी चीज़ें हैं, उनका प्रिक्योरमेंट सरकार ने अपने हाथ में लिया, और उस प्रिक्योरमेंट के माध्यम से लगभग 25,500 करोड़ रुपया वो लोगों के हाथ में जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, एक के बाद एक कदम ऐसे लिया गया। सबसे पहले तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो देनदारी थी उनकी वो ख़त्म कर दी, और फिर 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी का किया, जबकि भारत सरकार ने केवल 1815 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत निर्धारित की है। तो उससे 700 रुपया ज़्यादा अगर दे रही है एक क्विंटल बोरे धान पर, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा कितना होगा। इसीलिए योजना की थी कि न्यूनतम आय योजना, हर वर्ग की न्यूनतम आय योजना। अभी जो लैंडलेस लेबर्स हैं और सब हैं उसके लिए भी अलग से योजना के लिए उसमें कमेटी बनाई है, उसमें भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। अभी सिर्फ किसानों के लिए थी किसान न्याय योजना। तो न्याय का मतलब न्यूनतम आय योजना, हर वर्ग की न्यूनतम आय होगी, और जो न्यूनतम आय में अगर मिनिमम इसमें गरीबी रेखा से नीचे जितने हैं उन सब को आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन ना रह सके। तो आपने सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठा दिया, आपकी जो तैयारी है वो भी बता दी। अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है तो जो देश की आवाम है, जो मजदूर हैं, वो कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद करें? क्योंकि आप लोगों का रोल भी बहुत बड़ा है, आप सभी जगह आपके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो वो कैसे यहाँ प्रभावित लोगों की उनकी मदद करेंगे? लीजिए, शुरुआती दौर से उत्तर प्रदेश की प्रभारी जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने आदेश दिए और सभी जगह हर ज़िले में लोगों ने रसोई चलाई, खाना पका गया, और ड्राई राशन लोगों को बांटा गया। जो जहाँ भी दुखिया होता तो उनको उनके पास जाके फिर ये देखा कि मजदूर सड़क से जा रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं, कुछ ट्रक्स में जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। तो हाईवे पे उन्होंने कैंप लगवाए, और उन कैंप के माध्यम से लोगों को खाना बटाने का काम, पानी देने का काम, कुछ आराम कर से कुछ देर बैठ सकें उसके लिए इंतज़ाम, ये सब पूरा किया। और जब ये देखा कि पैदल चलने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, और रास्ते में अनेक जगह एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, तब उन्होंने 1000 बसेस का भी ऑफ़र किया। तो ये एक सोच है अपनी कि जहाँ भी हम मदद कर सकते हों वो हमें करना चाहिए। एक सेवा भाव कांग्रेस पार्टी की नीति में है। मोस्ट लेवल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के स्तर पर, राहुल गांधी जी के स्तर पर इन मुद्दों को उठाना, अपने सुझाव देना, जब हम करने की स्थिति में नहीं है, केंद्र सरकार हमारे हाथ में नहीं है, तो कम से कम जो एक्सपर्ट राय हम दे सकते हैं वो दें। एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में, 8 लोगों की एडवाइजरी कमेटी है, वो भी समय समय पर राय देती रहती है। अपना MSME का किस तरह से रिवाइवल किया जाए, किस तरह से उनको एक सशक्त हथियार बनाया जाए इस कोरोना को फाइट करने के लिए, और किस किस तरह से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लोगों को किया जाए, ये सब सुझाव कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग माध्यम से सरकार के पास भेजे हैं, और समझते हैं कि उन सुझावों पर काम करें तो बहुत अच्छी तरह से इसका मुकाबला किया जा सकता है। चलिए, तो देखना होगा। अभी तक की जो स्ट्रैटेजी सरकार की रही है उससे आपने कहा कि कोई फ़ायदा यहाँ देश को और देश के लोगों को नहीं हो रहा। भविष्य में क्या ये पार्टी करती है, ये सरकार करती है, उस पर हमारी भी और आपकी भी नज़र रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।
तो ये थे पीएल पुनिया जी। इसी तरह से और भी पार्टी के नेताओं, उनके मंत्रियों से इस स्थिति पर क्या उनके विचार है, क्या उनकी राय है, कैसे सरकार के काम को आंका जा रहा है, कैसे विपक्ष के काम को आंका जा रहा है, सभी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे जनसत्य न्यूज़ के माध्यम से। आप हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।